मैं हूं जेरेमी वेड, एक खोजकर्ता, एक बायोलॉजिस्ट और एक मछुआरा जिसे मीठे पानी की बड़ी मछलियों का जुनून है। इसे देखिए जरा, ये देखिए, मैंने दुनिया भर की नदियों से एक असाधारण मछलियां पकड़ी हैं। ऐसी मछलियां जिन्हें वाकई दानव कह सकते हैं। अक्सर मुझे अपने शिकार की तलाश में दुनिया भर में चक्कर लगाना पड़ता है। लगता है फंसी। मेरा शिकार बनती हैं दुनिया की सबसे बड़ी पर कुछ लोगों के लिए सबसे बुरी मछलियां। मेरे घर के आसपास की नदियों में तो ये नहीं मिलती। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। जर्मनी के एक अखबार में खबर छपी कि बर्लिन के आसपास एक झील में तैरने गए लोगों पर हमले हो रहे हैं। वो जगह कोई बीहड़ बियाबान भी नहीं थी। नदी का एक दानव यूरोप की 21वीं सदी की राजधानी के 15 किलोमीटर के अंदर ही था। क्या ये बात सही है? मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैंने अपना सामान बांध लिया है। मुझे लग रहा है कि लोग एक गलत जीव को मुजरिम समझ रहे हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो मछली मध्यकाल से ही बड़ी खतरनाक मानी जाती रही है। हाँ, वो रही। वेल्स यूरोप में मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली है। यह करीब 1 क्विंटल तक की हो सकती है। मैंने कैटफिश परिवार की इस शिकारी पर काफी रिसर्च की है और मुझे पता लगा कि यूरोप में इस मीठे पानी की आदमखोर मछली का अच्छा खासा रिकॉर्ड रखा गया है। ऐसा लगता है कि वेल्स कैटफिश तो यहां अक्सर सुर्खियों में रहती थीं। इस प्रजाति की कहानियां सदियों पुरानी हैं, जिनमें इसे एक आदमखोर मछली ही कहा गया है। मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह मछली इतनी बदनाम है। 15वीं सदी में इसी प्रजाति की एक मछली के पेट में इंसान का हाथ मिला जिसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। सन 1630 में एक 7 साल के बच्चे की, एक महिला और 2 लड़कियों की लाशें मिली। ऐसे जाने कितने रिकॉर्ड मिले और मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। हालांकि ऐसा एक भी पुख्ता सुराग या तथ्य नहीं मिला जिसके सहारे इन बातों को सच माना जा सके। लेकिन अगर 16वीं सदी में इस तरह की भयानक बातें सुर्खियों में थीं तो नदी में भला कौन जाना चाहेगा? हम इन बातों को बड़ी आसानी से अंधविश्वास, दकियानूसी और मध्यकाल की मानसिकता कहकर खारिज कर सकते हैं। इंसानों पर हमले और वेल्स के पेट में मानव अंग पूरे पूर्वी यूरोप में मिले थे, रूस से लेकर पोलैंड तक, और सदियों पुराना यह सिलसिला आज भी जारी है। मैंने हाल ही में एक जर्मन अखबार में यह खबर पढ़ी कि एक झील में तैरने गए लोगों पर एक बड़ी वेल्स कैटफिश ने हमला किया था। मैं अब जर्मनी जा रहा हूं उन हमलों की जांच करने और उस सीरियल किलर का राज फाश करने जो यूरोप में मध्यकाल से आज तक मौजूद है। जर्मनी में बहुत ज्यादा शहरी विकास हुआ है। हालांकि इसका इतिहास आज भी जिंदा है, पर उसके ऊपर कांच और स्टील की परत चढ़ी है। यहां कोई आदमखोर जीव कहां रह पाएगा? श्लेक्टेंसी एक झील है जो बर्लिन के सिटी सेंटर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। ये अब जर्मनी का लॉक नेस बन गई है। यहीं वो जीव हमला करता है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी और 250 मीटर चौड़ी ये झील पिछले हिमयुग में बनी थी। इसके ठंडे पानी में शुरू से ही वेल्स कैटफिश पनाह ले रही हैं। कई जगहों पर ये 8 मीटर तक गहरी है, इसलिए यहां ये दानव मछलियां आसानी से छिप जाती हैं। इनके हमले ज्यादातर 2 ही जगहों पर होते हैं। स्थानीय मछुआरों के मुताबिक हमले उन जगहों पर हो रहे हैं जहां नहीं होने चाहिए, वहां नहीं जहां पारंपरिक रूप से वेल्स का शिकार किया जाता है। ऐसा आखिर कैसे हो गया? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं हादसे के एक शिकार जॉनस विग से। आप जब उस रोज यहां आए तो आपके साथ असल में क्या हुआ था? ये बात 2-3 महीने पहले की है। मैं झील में तैर रहा था, तभी करीब 20 सेकंड बाद एक बड़ी सी चीज ने मुझे काटा। पता नहीं वो क्या था, लेकिन मैं बुरी तरह से डर गया था।
दर्द और डर, मैं दर्द से बेहाल था। वो घटना ठीक यहीं हुई थी? जी हाँ, इसी जगह। समंदर से इतनी दूर मीठे पानी की एक झील में कोई सोच भी नहीं सकता कि उसे एक मछली काट लेगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बड़ी सी वेल्स का काटना ऐसा महसूस होगा जैसे बेहद ठोस प्लेटें जोर से आपका कोई अंग दबाएं और उनमें सैकड़ों बेहद तेज सुइयां लगी हों। जबड़े की बड़ी बड़ी मांसपेशियों से जबरदस्त दबाव पड़ता है। उसके काटने पर वही हाल होगा जो कीलों से भरे तख्ते के हाथ पर गिरने से हो सकता है। इस घटना से पहले आपको यहाँ आने पर बहुत मजा आता था ना? बिल्कुल। उसके पहले तो मैं करीब करीब रोज ही यहाँ तैरा करता था, लेकिन अब नहीं। यहाँ अक्सर आपको 100-200 लोग तैरते हुए मिल जाएंगे। तब तो यहाँ अब कम ही लोग आते होंगे। हाँ हाँ, बहुत कम लोग। अच्छा, लेकिन सिर्फ जोनस ही उसके शिकार नहीं बने थे। करीब करीब वैसी ही जगह पर कटरीना और उनकी सहेली क्लारा भी ऐसे ही हमले का शिकार बनी और झील से बाहर भाग आईं। गर्मी का दिन था और हम सहेलियां मिलना चाहती थी, इसलिए झील में तैरने चली गईं। Dann warst du wahrscheinlich in der schlechtesten Gruppe. Nee, ich war in der हम लोग झील में आपस में बात करते हुए ही तैर रहे थे। हमारे पैरों के आसपास भी कुछ तैर रहा था, लेकिन हमें पता नहीं लगा कि वो क्या है। हमें लगा कि वो पानी का कोई सांप है या हाँ। और फिर अचानक ही उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मेरे पैर में जख्म हो गया था, उससे खून बह रहा था। वो 2 हिस्सों में नजर आ रहा था। उसका एक हिस्सा यहाँ था और दूसरा यहाँ। मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई और वहाँ डॉक्टर भी मेरी हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई हादसा नहीं देखा था। कई और हमले भी हुए। हर बार पैटर्न वही था। तैरने वालों के पैर में कोई चीज काट लेती और वो डरे हुए खून सना पैर लेकर अस्पताल पहुंचते। तो क्या 21वीं सदी के इन हमलों से साबित हो जाएगा कि यूरोप की नदियों का वो दानव मध्यकाल का मिथक नहीं है? मैं जर्मनी की एक झील में तैरने वाले लोगों पर हो रहे हमलों की जांच करने आया हूं। मुझे तो लगता है कि वो हमले एक वेल्स मछली कर रही है, जो काफी बड़ी यूरोपियन कैटफिश होती है और उसे एक जमाने से इंसानों पर हमला करने वाला माना जा रहा है। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि वो हमले क्यों कर रही है और क्या वेल्स कैटफिश वाकई ऐसे हमले कर सकती है। पानी के नीचे क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए मैं एक छोटी पनडुब्बी को अपने कैमरामैन साइमन की मदद से नीचे भेज रहा हूं। इसके अलावा हमने बर्लिन फिशरीज की डॉक्टर क्रिस्टियन वॉल्टर से उनकी विशेषज्ञ राय भी ली। हम यहाँ पर मौका वारदात की जांच करने आए हैं और ये भी पता लगाना चाहते हैं कि वेल्स की शारीरिक बनावट में ऐसा क्या है कि वो इतनी हमलावर हो गई। वो कम से कम 10 मीटर दूर तो है। यहीं पर उस लड़के पर हमला हुआ था। हम उसे वहां तक ले जाएं क्या? करीब 1 मीटर या फिर और नीचे? अरे नहीं, 1 मीटर नीचे तो सिर्फ शैवाल ही है। हाँ, तो फिर इतना काफी है। मुझे तो लगता है कि इतने गहरे पानी में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ। इतने गहरे पानी में तो आप खड़े हो सकते हैं, है ना? जी। यहाँ घास भी है और पानी भी छिछला है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टर के लिए तो ये वो जानकारी है जिसकी मदद से ये समझ सकते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। वेल्स भी असल में वही कर रही है जो कोई भी माँ बाप करेगा, अपने बच्चों की हिफाजत। तैरने वाले लोग उनके इलाके में घुसपैठ करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जहाँ हमले हुए थे वहाँ कुछ खास है? वो उन जगहों पर ही बच्चे जन्मती हैं, इसलिए आज तक जितने भी हमले हुए हैं वो सब झील के किनारे पर ही हुए हैं। तो हमने जिस जगह पर हमलों के बारे में सुना है वो जगह उनके बच्चे पैदा करने की जगह हो सकती है। कैटफिश असल में पौधों पर अंडे देती है। वो पौधों में अपना घोंसला बनाकर उसके अंदर ही अंडे देती हैं, फिर उसकी पहरेदारी करती हैं। इससे तो यही लगता है कि यहाँ हमले तभी हुए थे जब यहाँ उनके घोंसले थे। वो अपने घोंसलों की पहरेदारी करती थी और जैसे ही कोई चीज उसके करीब आई उसने हमला कर दिया। घोंसलों की पहरेदारी करती मछली पर दबाव बहुत ज्यादा होता है और वो उसके आसपास आए लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मतलब उन्हें हमला करने के लिए उकसाया जा रहा था। वो तो घोंसले की रक्षा कर रही थी। अगर ये घोंसले की पहरेदारी न करें तो झींगे या दूसरी मछलियां उनके अंडे खा जाती हैं। इससे बचने के लिए नर अपने घोंसले के 3 लाख पीले अंडों को बड़े या छोटे घुसपैठियों से बचाने के लिए पहरेदारी करता है।
दो खूबियां किसी जीव को आदमखोर बनाती हैं। वेल्स कैटफिश के पास वो वजह तो है, लेकिन क्या उनमें इतनी कुव्वत भी होती है? क्या वो वाकई किसी इंसान पर हमला करने का दम रखती है? मैं जब छोटा था तब मैंने भी एक छोटी वेल्स मछली पकड़ी थी, लेकिन वो कितनी बड़ी होने के बाद किसी इंसान के लिए खतरा बन सकती हैं। हमले की जगह पर तो मछली पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि प्रजनन काल बीत चुका था। मैंने एक स्थानीय मछुआरे होस्ट स्ट्रैटेजी की मदद ली। ये जानते हैं कि हमें वेल्स मछलियां कहाँ मिल सकती हैं। Mal einen Strick und mache ihm einen Strick durch den Maul. बिल्कुल सही, लेकिन पहले मैं इनकी बात तो समझ लूं। Und können ja kein Foto machen. हाँ, हाँ ठीक है। हाँ मैं समझ गया, ये पहले कसाई थे। अब आप सिर्फ मछली पकड़ते हैं। हाँ, मछली ना। हाँ, Immer mit zwei. ओके। एक दस्ताना बेकार है, हमेशा दो का इस्तेमाल करें। एक दस्ताने को तो मछली मरोड़ देगी, आपका हाथ भी मरोड़ देगी, इसलिए दो दस्ताने लें। और जब हमें वो जगह मिल जाएगी जहां हमें वो मछलियां मिल सकती हैं, तो हम शाम को उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर वो मिल जाएंगी ना। वेल्स रात की शिकारी होती हैं। उनके शरीर में कई सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। हर मछली इस लैटरल लाइन से पानी का कंपन महसूस कर लेती है, लेकिन कैटफिश की त्वचा में और भी रिसेप्टर्स होते हैं। ये अपने इन स्पर्शकों से सिर्फ महसूस ही नहीं करती, बल्कि पानी का स्वाद लेकर उसमें आए हल्के से रासायनिक बदलाव का भी पता लगा लेती हैं। इससे ही उन्हें पता लगता है कि खाना कहाँ है, चाहे वो छोटी मछली हो या खोलधारी जीव या फिर समुद्री परिंदे। जब किसी मछली के पास इतनी शक्तिशाली इंद्रियां हो, तो उन्हें पकड़ने के लिए उपकरण भी काफी शक्तिशाली होने चाहिए और चारा भी उनकी पसंद का होना जरूरी है। मेरे पास एक बेहद मजबूत डोरी है जो 80 किलो का वजन सह सकती है, और ये इतना वजन आसानी से उठा सकती है। हम नहीं चाहते कि वो हमारी डोरी लेकर भाग जाए। हमारी कोशिश होगी कि वो किसी भी कीमत पर लकड़ी के इस टुकड़े तक ना पहुंचे। ये भी लगा देता हूं जो ऊपर रहेगा, लेकिन ये इस गांठ तक ही रहे, और नीचे लगा है एक बड़ा सा हुक। अब इस हुक में एक ऐसी चीज लगानी होगी जिसकी गंध अच्छी हो, इसलिए इसमें एक मुर्दा मछली लगा देता हूं। ये शायद एक बड़ी कैटफिश के लिए काफी होगी। श्लैक्टेंसी कैटफिश बड़ी ही मायावी होती है, लेकिन मेरी मेहनत जाया नहीं गई। मुझे ये पता लग गया कि ये मछलियां बड़ी ही आक्रामक होती हैं। ऐसा लग रहा है कि बर्लिन में जो भी हमले हुए वो किसी शिकारी के हमले नहीं थे, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए किए गए थे, अपने अंडों को बचाने के लिए। लेकिन उनका शिकार बने लोगों के लिए तो ये महज किताबी बातें थीं। उनके पैर से खून बह रहा था, जिससे इनका असली चेहरा सामने आता है। एक बड़ी वेल्स कैटफिश में इतनी ताकत और हिम्मत होती है कि वो आदमखोर बन सके। मैंने उस जगह के बारे में भी सुना है जहां की वेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो मध्यकाल में मशहूर हुए डरावने कारनामे कर सकती हैं। मैं जर्मनी में एक वेल्स कैटफिश को पकड़ने से चूक गया था, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मुझे मध्यकाल का यह दानव मिल सकता है। अगर मुझे किसी जगह यह पता लग सकता है कि ये वेल्स कैटफिश कितनी बड़ी और खतरनाक हो सकती हैं, तो वो जगह है ये उत्तरी स्पेन की रियो एब्रो। यहां इन मछलियों को पाला गया था। ये यहां 30 साल से कुछ ज्यादा वक्त से हैं, लेकिन इतने ही वक्त में यहां पर मुझसे भी बड़ी मछलियां मिलने लगी हैं। वो वाकई काफी बड़ी होती हैं। हालांकि मेरे मन में एक हिचक थी कि यहां शायद ही मुझे कुछ मिले, क्योंकि ये माहौल कुदरती नहीं है, लेकिन इस बात की उम्मीद भी है कि शायद यहां मुझे एक बहुत बड़ी मछली मिल जाए जिसकी हम चर्चा सुनते रहे हैं। उत्तरी स्पेन, एब्रो नदी। सन 1974 में एक जर्मन वैज्ञानिक ने इस नदी में कुछ वेल्स मछलियां छोड़ दी थीं। तब से आज तक ये सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि आकार में भी बढ़ी है।
अब तो वेल्स स्पेन की दानव मछलियां बन गई हैं। इस नदी में इन मछलियों का इतना बड़ा होने की 3 वजह हैं। ये कुदरती भी हैं और इंसान की बनाई हुई भी। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 विशाल बांध हैं, जिससे यहाँ पानी काफी है और मछलियों को रहने के लिए काफी जगह मिल रही है। इसके अलावा यहाँ का पानी गर्म भी है। मछलियां ठंडे खून वाली जीव होती हैं, इसलिए यहाँ उन्हें पूर्वी यूरोप या बर्लिन के मुकाबले साल में ज्यादा समय तक खाना और बढ़ने का मौका मिलता है। इस नदी में वैसे भी काफी मछलियां हैं, खासकर कार्प, लेकिन मछली पकड़ने वाले आते हैं तो वो बड़ी मात्रा में चारा डालते हैं, जिससे यहाँ अफरा तफरी सी मच जाती है। इस नदी में मछलियों को पकड़ने के बाद छोड़ने का नियम है। इसी वजह से हर साल पिछले साल से ज्यादा बड़ी मछली पकड़ी जाती है। यहां तो 100-100 किलो की विशाल मछलियां भी हैं। वेल्स की उम्र 80 साल तक हो सकती है। ऐसी मछलियों को पकड़ने के लिए दुनिया भर से मछुआरे यहां आते हैं। यहां के लोग कहते हैं कि एक वेल्स कैटफिश ने एक बिल्ली को निगलने के बाद उगल दिया था, जबकि किसी ने उसे बिल्ली को खाते नहीं देखा था। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मुर्दा बिल्ली होगी जो सतह पर तैर रही होगी, जैसे कि ये मुर्दा पिल्ला। मेरा मतलब है कि ये पानी में गिरी कोई भी चीज खा जाती है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह से उनका वजन और आकार इतना बढ़ जाता है। अगर वेल्स की उम्र 80 साल होती है तो यहां छोड़ी गई पहली मछलियां अभी अधेड़ भी नहीं हुई होंगी। ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका पता लगाने के लिए मैं आया हूं एब्रो की एक उफनती सहायक नदी में। मेरे गाइड ने बताया कि यहाँ पर हर जगह वो मछलियां हैं। वो यहाँ घात लगाकर दूसरी मछलियों की ताक में रहती हैं और किनारे से भी जो आता है उसे खा लेती हैं। इन्हें पकड़ने के लिए गजब की फुर्ती चाहिए। इन्हें आगे बढ़ते हुए पकड़ना पड़ता है, किनारे पर बैठकर नहीं। इस तरीके से मछली पकड़ते वक्त ये खतरा भी बना रहता है कि वो आपको कभी भी काट सकती हैं। अगर किसी ने इसके ऊपर हमला किया और मेरे कांटे में वो फंसी तो मैं उसे देख सकूंगा, छू सकूंगा और महसूस कर सकूंगा। हाँ। बहुत खूब। अरे उधर जा रही है। चप्पू संभालो, चप्पू संभालो। बढ़िया। गई। हे, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर मुझे एक मोटी तगड़ी मछली मिल पाएगी। लेकिन एक बात तो है कि हम उनसे आसानी से धोखा खा सकते हैं। यहां आकर पता लगा कि मैं अभी वेल्स के व्यवहार के बारे में बहुत कम जानता हूं। हाँ, बहुत बढ़िया। डोरी खोल दीजिए, डोरी खोल दीजिए। अब क्या करूं? गई। फिर से गई। निकल गई। शायद निकल गई। ये देखो, निकल गई। पानी में चारा डालते ही वो झपट पड़ी किनारे से करीब 6 इंच दूर। और आप देख रहे हैं यहाँ पानी भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हाँ। वो बहुत तेजी से भागती हैं। वो यहाँ पर शरीर को थोड़ा मोड़कर और नीचे चली जाती हैं। यही वजह है। हाँ, और वो हमला भी सीधा करती हैं। वो तो पहले पानी में नीचे जाती हैं, फिर तेजी से झपटती हैं। हाँ, बिल्कुल। उस मछली पर 2 बार झपटी। अरे नहीं, ऐसा लगता है इन वेल्स मछलियों ने इस नदी की सहायक नदियों को ही नहीं, पूरी नदी को ही अपना घर बना रखा है। ये शिकारी मछलियां किस हद तक आत्मविश्वास से भरी हैं, इसका अंदाजा मुझे हो गया है। इन मछलियों को किसी चीज से डर नहीं लगता। इसे देखिए जरा, काफी बड़ी मछली है। मैं नीचे झुककर उसका मुंह पकड़ सकता हूं। आपके पास कैलामरी कांटा है क्या? काफी बड़ी है, 70 किलो से ज्यादा की होगी। वो यहीं 2 फुट नीचे है। यहां पर किनारा छिछला है। मुझे उसका मुंह दिख रहा है। चाहूं तो उसे छू भी सकता हूं। अरे नहीं, मछली जा रही है। लगता है उसने मुझे देख लिया है। मैं इसे पूरी ताकत से फेंकता हूं। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मछली पीछे जा रही है। ऐसा नजारा कम ही दिखता है। वो करीब 2.5 मीटर लंबी और 70 किलो वजनी थी और किनारे पर ही थी।
मुझे पूरी मछली दिखाई दे रही थी। हाँ, वो रही। क्या नजारा है, वाकई कमाल का नजारा है। बहुत बड़ी मछली है। मैं घुटनों के बल बैठकर उसे आसानी से छू सकता था। उसका मुंह यहां ठीक मेरे नीचे था। उसकी पीठ पर मुझे वो छलावरण वाला पैटर्न और सफेद और काला रंग साफ दिख रहा था। एक पत्थर फेंक कर देखा कि वो क्या करती है। वो थोड़ा पीछे गई, फिर नाव के नीचे आई और फिर वो चली गई। मैं वैसी मछली को बार बार देखना चाहता हूं। वो कमाल की मछली थी। मैंने जो पत्थर फेंका था उससे तो कोई भी मछली डर जाती। वो पलक झपकते गायब हो जाती, जबकि वो बहुत बड़ी भी नहीं थी। अब मैं छोटी मछलियों के चक्कर में नहीं रहने वाला। मैं जा रहा हूं बड़ी मछलियों की खोज में। मैं अभी स्पेन में एब्रो नदी के किनारे विशाल वेल्स कैटफिश पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक अंदाजे के मुताबिक साल भर में उनका वजन करीब 5 किलो बढ़ जाता है। अगर ये सही है तो एक एब्रो वेल्स जल्दी ही मध्यकाल की कहानियों जैसी आदमखोर आकार की बन सकती है। अगर मैं किसी इंसान जितनी बड़ी मछली पकड़ लेता हूं तो वो आदमखोर हो सकती है, वो जो कम से कम 75 किलो की हो। तो पहले जरा तैयारी कर लूं। चारा करीब डालने की बजाय हमने उसे करीब 100 मीटर दूर डाला है, उफनती नदी में डूबे पेड़ों के पास। अब इसको खींच लेता हूं। अब इसमें यह अलार्म लगाने के बाद मैं कुछ देर स्पेन की धूप का मजा ले सकता हूं। अब इंतजार। मुझे मछली पकड़ने का यह तरीका खास पसंद नहीं है। मैं डोरी को हाथ में पकड़ना चाहता हूं, चारे को महसूस करना चाहता हूं, लेकिन मछलियां प्यार से नहीं खाती और यहां गर्मी भी ज्यादा है। हाँ, वो रही। अभी गर्मी और बढ़ने वाली है। वो खींच रही है। डोरी खींचनी होगी। मैं आज पहली बार एक बड़ी स्पेनिश वेल्स पकड़ने जा रहा हूं। जल्द ही एहसास हो गया कि वो काफी बड़ी भी है। जोर लगाना पड़ेगा, पूरा जोर। चारा पकड़ते ही उसने डोरी पर जोर का झटका मारा। वो तो मेरी डोरी खींचने लगी थी। लीजिए, मेरे हाथ भी ऐंठने लगे हैं। यह अच्छी बात है। वो मछली काफी बड़ी लग रही है। हाँ, मुझे खींच रही है। हाँ, वो पानी में खींच सकती है। ये स्पेनिश वेल्स मछलियां दिन में भी शिकार करती हैं। ये तो अपने कुदरती स्वभाव से अलग व्यवहार कर रही है। लगता है कि इन्हें पकड़े जाने की भी आदत है। मेरी पहली मछली करीब 70 किलो की है और उसकी लंबाई 6 फुट 9 इंच है। ठीक है, डालिए। अगर इनका वजन हर साल 5 किलो बढ़ता है तो 20 साल में ये करीब 170 किलो की हो जाएगी, यानी आज से दुगनी से ज्यादा भारी। और अगर ये 80 साल से ज्यादा तक जिंदा रहती है तो आप हिसाब लगा लीजिए। इन्हें बढ़ने से बस एक ही चीज रोकती है, खाना। लेकिन यहां पर खाने की एक चीज की कोई कमी नहीं है, दूसरी कैटफिशों की। ये सिर्फ आदमखोर ही नहीं होती, ये स्वजाति भक्षण भी करती हैं। मैं पिछले साल झील किनारे मछली पकड़ रहा था। मेरे साथ 3 लोग और थे। हमने एक मछली पकड़ी, उसने उल्टी कर दी क्योंकि वो बीमार थी। वो करीब 80 किलो की थी। मैं जब उस जगह पहुंचा जहां उसने उल्टी की थी तो मुझे एक दूसरी कैटफिश की खोपड़ी मिली जिससे उसकी पसलियां जुड़ी थीं, और हमारे अंदाजे के मुताबिक वो कम से कम 20-25 किलो की तो थी। इससे पता लगता है कि यहाँ की कैटफिश कितना खा सकती है। अब इस मछली के वैज्ञानिक पहलू को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसी अंग को लेते हैं जो इनका सबसे अहम अंग है, इनका सिर। इसका मुंह भी काफी बड़ा है, ये करीब 10 इंच चौड़ा है और इसमें सुई जैसे तेज दांत हैं, बेहद तेज दांत। अगर इसके अंदर हाथ डाल दिया तो खून निकल आएगा। अपने इन दांतों से ये अच्छी पकड़ भी बना लेती हैं। अगर इन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया तो इनके जबड़ों की सख्त मांसपेशियां आपको छूटने नहीं देंगी। ये शायद इसी काम के लिए बनी हैं, तभी तो ये तल पर घात लगाकर बैठी रहती हैं और जैसे ही कुछ नजर आता है उसे दबोच लेती हैं। इन्हें पता लग जाता है कि वहां क्या है, इनका शिकार कहाँ है, क्योंकि इनकी आंखें सिर के ऊपर होती हैं। लेकिन सबसे कमाल के अंग तो हैं ये। इनके लिए ये एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जैसे ही हैं। इनसे ये पानी में हो रही हलचल का अंदाजा लगा लेती हैं। इनसे ये पानी में होने वाले कंपन
और रासायनिक बदलाव का अंदाजा लगाती हैं और इनकी नजरों से मामूली बदलाव भी नहीं बच पाता, छोटी से छोटी चीज भी नहीं बच पाती। इनके इस तरफ एक काफी उभरा हुआ अंग है, एक लेटरल लाइन है जो कमाल का अंग है। वो हर चीज को महसूस कर लेता है। इससे ये पानी में हर कंपन को महसूस कर लेती हैं, वो भी हल्के से हल्के कंपन को। इसके अलावा आप इनकी त्वचा पर बने ये निशान भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये निशान किसी और मछली के काटने से बने हैं, शायद उस वक्त जब ये अंडे दे रही थी, क्योंकि उस वक्त ये बहुत आक्रामक हो जाती हैं, तब ये ज्यादा जोश में भी होती हैं। ये है इसका पेट और यहाँ एक मुहाना भी है। अगर ये मछली चाहे तो ये इतनी बड़ी चीज को तो आसानी से निगल सकती है। ये इसके गले के पिछले हिस्से तक गया है, यहां तक, और इससे इसकी स्फिंक्टर मांसपेशी खुल जाती है और ये करीब 2 फुट लंबी चीज को भी निगल सकती है। मतलब हो सकता है कि मध्यकाल में ये दानव मछलियां छोटे बच्चों को वाकई निगल जाती हों। ऐसा लगता है कि वेल्स कैटफिश अपनी लंबाई के 1/3 के बराबर के शिकार को निगल सकती है। अगर एब्रो नदी में ये मछलियां इसी तरह से बढ़ती रहीं तो वो एक दिन इंसान को खाने लायक भी हो सकती हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि इनके बारे में कही गई हर बात काल्पनिक नहीं थी। इस मछली को देखकर ही लगता है कि ये एक माहिर शिकारी है। ये तो कुछ भी खा सकती है, जी हाँ, कुछ भी। ये किसी भी जीव का शिकार कर सकती है और नीचे से भी हमला बोल सकती है। वाकई इसकी एक खतरनाक मांसपेशी के छोर पर इसका मुंह जुड़ा है। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। हर कैटफिश की तरह वेल्स भी गीली रहने पर काफी देर तक पानी के बाहर रह सकती है। ये तो जाना ही नहीं चाहती। क्या करूं? मैं इसे यहीं छोड़ दूं या उसे सहलाते रहिए। देखते ही देखते वो पलट गई। किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। ये आज पहली बार कैमरे के सामने एक इंसान पर हमला करने वाली थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि वो पलटेगी या नहीं, तभी उसने 2 चक्कर लगा दिए। मैंने पहले ही सुना था कि इन्हें जो पकड़ता है ये उसे भी काट लेती हैं, इसलिए मैं उसका शिकार नहीं बनना चाहता था। यहां कोई निशान तो नहीं है, लेकिन अभी अभी मेरे साथ कुछ हुआ था। मैं अंधेरा होने के बाद भी मछली पकड़ता रहा और मुझे जो मिला वो चौंकाने वाला था। उसने मुझे खींचने की कोशिश की। मछली है, वो मुझे पानी की ओर खींच रही थी। मुझे लगा कि वो मुझे खींच लेगी। कुछ नहीं है। बहुत बड़ी मछली है, बहुत बड़ी। यहां पर इतने मछुआरे हैं कि इन मछलियों को रात में खाते वक्त एक ही परेशानी होती है, मछुआरों की पकड़ धाकड़ की। आप ये सोचिए कि रात के वक्त अगर ये आपके पैरों के पास तैरने लगे तो क्या होगा। मैं नहीं जानता कि वो कितनी बड़ी है, लगता है काफी बड़ी है। $75 किलो, 74 किलो, हाँ 74 किलो। कितना चौड़ा है? करीब 9 इंच है ना। इस मछली का वजन भी करीब करीब मेरे जितना ही है। सचमुच ये मछली काफी बड़ी है और बहुत शक्तिशाली भी है। मुझे इसकी ताकत का अंदाजा है। इसने मुझे पानी में खींच ही लिया था। अब तो ये तय है कि ये एक बहुत ही खतरनाक शिकारी है और हो सकता है कि इसने इंसानों पर हमले भी किए हों। इतनी बड़ी मछली को इतने करीब से देखने के बाद मुझे भी उन बातों पर यकीन होने लगा है। लेकिन मैं अभी तक 75 किलो की मछली नहीं पकड़ पाया हूं। पानी के बाहर तो ये बहुत बदसूरत लगती है। मैं इन्हें इनके कुदरती माहौल में देखना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पानी में जाना होगा। अब बाजी पलटने वाली है। मैं अभी स्पेन में एक वेल्स कैटफिश पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इन्हें यहां दूसरी जगह से लाया गया था। वो वैज्ञानिक परीक्षण बेकाबू हो गया और ये इतनी विशाल हो गई। मध्य युग का एक भयानक सपना हकीकत बन गया। मैंने 74 किलो की एक मछली पकड़ ली है। ये भी काफी बड़ी है। जमीन पर तो ये एक मोटी बदसूरत मछली ही लग रही है। कैमरामैन साइमन और मैं अब एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं।
मैं एक वेल्स को पानी के अंदर देखना और फिल्माना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि यूरोप की ये सबसे बड़ी शिकारी मछली पानी में क्या करती है। मैं वो दृश्य देखना चाहता हूं जब ये वेल्स कैटफिश अपने शिकार पर हमला करती है। ये काम आसान नहीं है, अभी तक बहुत ही कम लोग वो नजारा देख पाए हैं। मैंने सोच लिया है कि उसे अपने करीब लाने के लिए मुझे क्या करना है। ये है कैमरा और इसे हम अपनी नाव के पीछे लगाएंगे और इससे करीब 1 मीटर दूर ये चारा लगा होगा। इससे हम पीछे का दृश्य फिल्मा पाएंगे। ये कैमरा है तो बहुत ही छोटा, लेकिन ये काफी मजबूत है और मुझे लगता है कि तैराने की टंकी इन्हें लगा देते हैं। साइमन ने सही कहा, ये 2 लगाई लगाना तैराने जरूरी की है। टंकी, 2 टंकियां, और हमें फोटो खींचनी है और इसकी दिशा नहीं बदले इसके लिए इसमें ये भी लगा देते हैं। ये इसे बिल्कुल सीधा रखेगा। अब हम इसे नाव के पीछे लगा देते हैं और अपने चारे को हम देखते रहेंगे। शायद कोई मछली चारा खाने आ ही जाए। इसे पकड़े रहना होगा। अगर किसी बड़ी मछली ने चारा पकड़ा तो वो मॉनिटर को भी खींच लेगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। मुझे चारा दिख रहा है, वो स्क्रीन के बीचों बीच है। मैं उसे देख रहा हूं। वैसे तो वो नीचे ही पड़ा रहता है और हमें पता नहीं होता कि वहां क्या चल रहा है। मैं नाव के पीछे लगे चारे को देख रहा हूं। मछली है, शायद कोई काप है। मछली है? हाँ। अरे नहीं, वो तो तल से टकरा रहा है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? कुछ तो करना होगा। आराम से आराम से आराम से टकरा रहा है, टकरा रहा है। हमारा चारा तो चला गया ना। लगता है कि कैमरा तल से भी टकराया है। वो इतना मजबूत भी नहीं था कि तल से टकराने के बाद भी बचा रहे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपना काम कर रहा है। उससे पहले ये एक स्लेटी सा साया आया था जो आया और चला गया, और हो सकता है कि वो एक वेल्स हो जो कैमरे का जायजा ले रही थी, या फिर हो सकता है कि पास ही कोई चट्टान हो। कुछ कह नहीं सकता। मैं अब इन मछलियों का एक और अनोखा व्यवहार देखने जा रहा हूं। हम अभी पानी छपछपाकर एक आवाज कर रहे हैं और वो आवाज पानी में जा रही है, जिसे हम अपने सोनार पर देख सकते हैं। वाह, देखिए हाँ। देखिए, ये एक मछली है। हाँ हाँ, वाकई कैटफिश है। वो चारे की ओर ही आ रही अरे है। हाँ, सचमुच देख लिया, वो कैटफिश ही है। आ रही कैटफिश ही है। देखा आपने? हाँ, वो हमारे चारे के नीचे है। हाँ, बहुत खूब। वो सोनार पर दिख अरे रही है। वाह, वो रही स्पर्शक देखो। चारा खाया ना? हाँ 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 देखा आपने? हाँ, मैं देख रहा हूँ। वो अभी स्क्रीन के बीचों बीच है। लाजवाब। वो इसी ओर आ रही है, कैमरे पर हमला कर रही है। इससे तो यही पता लगता है कि जब हम पानी छपछपाते हैं, सतह पर शोर होता है तो तल पर रहने वाली वेल्स बाहर आती हैं हालात का जायजा लेने के लिए। अरे हाँ 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 हाँ, स्क्रीन के निचले हिस्से में ये रही, ये रही, ये रही। इसे देखो जरा, ये रही। ओ, वो निकल गई, निकल गई। आवाज और कंपन की वजह से एक मछली को कैमरे पर चारा खाते देखना कमाल का अनुभव है। सामने कोई शार्क हो या एक गिरा हुआ विमान, इन्हें किसी का डर नहीं होता। उसने कैमरे पर भी हमला किया था। मैंने अभी स्क्रीन पर जो भी देखा वो वाकई एक कमाल का अनुभव था। ऐसा नजारा कम ही दिखाई देता है, इसलिए उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि हम मछली को पकड़ तो नहीं पाए, इसके बावजूद हमारा आज का दिन कामयाब रहा। हाँ। हमने उनके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जाना, खासकर ये कि वो कंपन और सतह पर शोर होने पर क्या प्रतिक्रिया करती हैं। ये मछली तल पर रहती है, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो इसके स्पर्शक तन जाते हैं और वो अंदाजा लगाने लगती है। पानी के नीचे कैमरा नहीं होने पर हम यही अंदाजा लगाते हैं कि नीचे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमने अपनी नाव के पीछे कैमरा बांधकर उसे पानी में डाला और सतह पर आवाज की तो वो पता लगाने आ गई कि मामला क्या है। पानी में पड़े चारे को देखकर वेल्स की जो प्रतिक्रिया होती है, उससे मैं ये तो समझ गया हूं कि वो एक बेहद खतरनाक और बिल्कुल निडर शिकारी होती है। इसके अलावा वो इतनी बड़ी होती है कि पानी में उसके करीब जाने से कोई भी डरेगा। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि कितनी बड़ी वेल्स मुझे पानी के नीचे खींच सकती है।
वैसे तो वो देखने में एक विशाल घोंगे जैसी ही लगती है, लेकिन पानी के अंदर वो बेहद संवेदनशील शार्क जैसी होती है। अब करते हैं एक और प्रयोग। ज्यादातर लोगों की तरह पानी में जाने के बाद मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा, ऊपर तैरता रहूंगा। पेट भर खाने के बाद भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी अपने हाथ पैर चला रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि कितनी बड़ी मछली मुझे नीचे खींच सकती है। मैं अभी अपने साथ एक डाइव वेट लाया हूं जो करीब 2 किलो का है। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी परेशानी हो रही है। अब ले लिया 4.5 किलो। दुगनी तेजी से हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी मैं सतह पर आ सकता हूं। मैं 4.5 किलो वजन को अपने हाथ पैर मारकर संभाल सकता हूं। अब लेता हूं ये पत्थर, इसका वजन है 10 किलो। अब देखता हूं कि इतना वजन लेकर पानी के नीचे क्या होता है। ये बात कमाल की है। हाथ में 10 किलो का वजन लिया तो बड़ी मुश्किल से अपना सिर सतह पर रख पाया। काफी मेहनत करनी पड़ी। अगर वजन 2-2.5 किलो और ज्यादा होता तो मैं सीधा नीचे चला जाता, भले ही मैं कितना भी हाथ पैर मारता। ये बात बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछेंगे कि कितनी बड़ी मछली आपको पानी के नीचे खींच सकती है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि वो जो कम से कम उस इंसान जितनी बड़ी हो। मेरा वजन करीब 88 किलो है और जमीन पर मैं भी अपनी हिफाजत कर सकता हूं, लेकिन पानी में तो एक मछली 12-13 किलो का बल लगाकर ही मुझे खींच सकती है, जबकि उसका बल मेरे शरीर के 7वें हिस्से जितना ही होगा। वो मुझे नीचे खींच लेती, और अगर मेरे फेफड़ों में पानी चला जाए तो फिर शायद मुझे कोई कभी दोबारा ना देख पाए। ओके, इससे इतना तो पता लग ही गया कि मुझे नीचे खींचने के लिए जरूरी नहीं है कि मछली बहुत बड़ी हो। अब खींचने की शक्ति को करीब से देखते हैं। उस 74 किलो वाली मछली ने मुझे हिला दिया था और वो मुझे पानी में खींचने वाली थी। मैं कितना बल पैदा कर सकता हूं? मैं उसे अपनी ओर खींच भी नहीं पाया, जबकि उसका वजन मुझसे आधा था। वो तो बड़ी आसानी से मुझे खींच रही थी। मतलब ये कि मेरे वजन की आधी, करीब 38-40 किलो की मछली भी मुझे खींच सकती है। यहां एब्रो नदी में तो उतनी बड़ी ही नहीं, उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां भरी हुई हैं। शायद यही वजह है कि यहां बहुत कम ही लोग तैरने आते हैं। अब मेरी चिंता भी बढ़ने लगी है। मैं भले ही जमीन पर हूं, लेकिन मैं एक 100 किलो की मछली का सामना कैसे करूंगा? मुझे कुछ ही दिन में उत्तरी स्पेन से जाना है, इसलिए मैं 75 किलो से बड़ी मछली पकड़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में इन मछलियों के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अगर इसने मुझे खींच लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं भी यहां से नीचे गिरने वाला था। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ये मछली बहुत शक्तिशाली है। डोरी फंस गई थी। ये काम बहुत मेहनत का है, बहुत जोर लग रहा है। वो बाहर आ रही है। बहुत शक्तिशाली मछली है, लेकिन वो थक रही है। हाँ, थक रही है। जी हाँ, वो रही मछली। अरे नहीं, मेरा बहुत बुरा हाल है। ये रही मछली, ये आ गई। आ जाओ। लेकिन क्या ये मछली 75 किलो से ज्यादा है? तो पहले जरा इसे माप लूं। तो ये है 7 फुट और 1, 2, 3, 4 इंच। अब इसका मुंह खोलिए। मैं इसके मुंह में होने वाली गूंज को सुन रहा हूं। हेलो हेलो। इसका गला भी खुल रहा है, बंद हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर अपनी मुट्ठी भी डाल सकता हूं।
ये तो खाते रहने वाली मशीन है। ये एक 8 फुट की ठोस ताकतवर मांसपेशी है। अगर इसने आपका पैर पकड़ लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और अगर आप तैर रहे हो और इसने आपको नहीं छोड़ा तो आपका खेल खत्म। मैं खुद करीब 88 किलो का हूं और मुझे लग रहा है कि इस मछली का वजन उससे ज्यादा होगा। 74 किलो यानी करीब 163 पाउंड। इसका वजन तो मेरे जितना भी नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि मैं पानी में कितना बल पैदा कर सकता हूं, तब किनारे पर एक आदमी अपनी उंगलियों में बंधे एक स्प्रिंग बैलेंस से उसे माप रहा था। उसने बताया कि वो बल 15 से 20 किलो का था। ये जब पानी में थी तो इसने मुझे किनारे से खींच ही लिया था। मैंने अपने पैर मजबूती से जमाए और इसके साथ रस्साकशी खेलने लगा। मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये पानी में किसी ठोस चीज को पकड़ भी नहीं सकती, फिर भी इसने इतना बल कैसे पैदा कर लिया। ये वाकई कमाल की बात थी। अब इसे वापस छोड़ने का वक्त हो गया है। देखता हूं कि ये करती क्या है। मछली अब मुझसे ज्यादा संभल चुकी है। मैं इसे पानी में डाल देता हूं। अगर इसने मेरे ऊपर हमला किया तो देखना है कि ये किसी हाथी की तरह मारती है, झूठा हमला करती है, या वाकई मेरा पैर दबोच लेती है। मुझे एक बात याद रखनी होगी कि ये मछली मुझसे बड़ी है, मुझसे कुछ इंच लंबी है। मेरा वजन इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं पानी में हूं। मेरा ज्यादा वजन खास काम नहीं आएगा। ये इस मछली का घर है। वो मेरे पैर के पास आ रही है। लगता है कि मेरे दिल ने सही वक्त पर मुझे चेतावनी दे दी और मैंने वहीं खड़े रहने का अपना इरादा बदल लिया। लेकिन मैं उसका अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकता हूं कि नीचे क्या चल रहा था, उस मछली के दिमाग में क्या था। सीधे शब्दों में ये कि इन्हें इनके घर में मत छेड़ो। वेल्स कैटफिश एक बड़ी ही खतरनाक शिकारी होती है। मैंने 2 मछलियां पकड़ी और दोनों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया जब मैं उन्हें छोड़ रहा था। लेकिन क्या ये इंसान को खा भी सकती हैं? एक वेल्स हर उस चीज को खा सकती है जो उसके विशाल पेट में समा सके। फंस गई। अगर आप भी इसके सामने आ गए तो किसी तरह के रहम की उम्मीद मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि मध्यकाल के वो दानव फिर से लौट आए हैं। वो जिंदा हैं और उत्तरी स्पेन की एब्रो नदी में पल बढ़ रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी मछली है। अगर मैं 20 या 30 साल बाद यहां वापस आऊं तो हो सकता है कि मुझे इतनी बड़ी मछली भी मिल जाए जो आज तक कभी किसी को नहीं मिली। और वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को दबोचने वाली आदमखोर वेल्स मछलियां फिर से सुर्खियों में छा जाएं।